भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के दूसरे वीडियो में आप सभी श्रोताओं और विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व वीडियो में 9 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि के साथ 9 प्रमुख कारणों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। 10वें बिंदु पर इस दूसरे वीडियो में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेजों की नीतियों के कारण, विशेषकर आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति के कारण, भारतीय नगरों में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो अंग्रेजी भाषा की जानकार थी, क्योंकि इससे विभिन्न पदों में नियुक्तियों के लिए सुविधा प्राप्त हो जाती थी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण सम्मान भी प्राप्त होता था। यह नवीन वर्ग अपनी शिक्षा के कारण समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण लोकप्रिय भी होने लगा था। पी स्पियर इस संदर्भ में लिखते हैं कि यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था, जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी, परंतु जिसकी ज्ञान, विचार तथा मूल्यों की अग्रभूमि समान थी। यह भारतीय समाज का एक छोटा सा अंग था, परंतु एक गतिशील अंग था। इसमें उद्देश्य की एकता तथा आशा की भावना थी। इस छोटे वर्ग ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा का नेतृत्व किया तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसको भी इसी वर्ग ने नेतृत्व प्रदान किया। आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह वर्ग मध्यम वर्ग से मुख्य रूप से संबंधित था। जो युवा अंग्रेजी भाषा में शिक्षित और दीक्षित थे, अंग्रेजी सभ्यता का ज्ञान था, या तो विदेशों में जाके अध्ययन किया था या भारत में अध्ययन किया था, किंतु अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनको था और अंग्रेजी माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके भीतर नेतृत्व का वो गुण था और क्योंकि ये पाश्चात्य विचारों से प्रेरित हुए थे, इस कारण इन्होंने भारत में नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय एकता में जितने भी हम देखते हैं मध्यम वर्गीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए या राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं भी थे तो भी उन्होंने नेतृत्व का कार्य किया था, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजों से बात कर सकते थे, अंग्रेजी पदों में थे, उनकी नीतियों से परिचित थे, शिक्षा से परिचित थे, पाश्चात्य सभ्यता, उनकी अवधारणाओं से परिचित थे। इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई थी। ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण की नीति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की नीति के कारण भारतीयों का असंतोष स्वाभाविक था। ब्रिटिश सरकार की व्ययपूर्ण युद्ध नीति तथा विदेशों के खर्चीले युद्धों के फलस्वरूप भारत में राजस्व की दरों में बहुत वृद्धि हो गई थी। ये तो स्पष्ट होगा आपको कि विदेशों में जितने युद्ध कंपनी के द्वारा लड़े जाते थे, उसकी पूर्ति वो भारत से ही करते थे। अन्य प्रकार से कोई युद्ध कर अलग से नहीं लगाते थे, किंतु राजस्व में वृद्धि कर देना, व्यापार में कर बढ़ा देना, आयात कर, निर्यात कर, विभिन्न करों के माध्यम से ये उसकी पूर्ति करते थे। इससे कृषकों पर भार बढ़ गया। कुटीर उद्योगों के पूर्व में ही नष्ट हो जाने के कारण कृषकों की दशा दयनीय होती गई। सैन्य अधिकारियों की पेंशन, इंग्लैंड में क्रय की जाने वाली सैन्य व अन्य वस्तुएं, सैन्य प्रशिक्षण, परिवहन, भारत के बाहर होने वाले अभियानों पर किया जाने वाला व्यय, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन, जो कंपनी के अधिकारी थे, भारत में कार्य करते थे, उनको वेतन भारत से दिया जाता था। इन सभी का व्यय भारतीय मद से किया जाने लगा। भारतीय अनाज के निर्यात एवं धन के निरंतर निष्कासन से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तथा निर्धनता में वृद्धि हुई। भारत सचिव ड्यूक ऑफ आर्गिल ने लिखा, भारत की जनता में दरिद्रता है और रहन सहन का स्तर जितनी तेजी से गिरता जा रहा है, इसका उदाहरण पश्चिम जगत में प्राप्त नहीं होता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक बंधन आर्थिक दास्ता में परिवर्तित हो गया। भारतीयों को यह विश्वास हो गया है कि विदेशी शासन के अंत के बिना आर्थिक दास्तां से मुक्ति संभव नहीं है। ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषण की नीति से भारतीय भली भांति परिचित थे तथा यह राष्ट्रीय असंतोष का प्रमुख कारण बना तथा अंग्रेजों के विरोध का भी प्रमुख कारण यह बना था।
अंग्रेजों द्वारा जातिगत भेदभाव। 1857 के विद्रोह का एक कारण ब्रिटिश शासकों को भारतीयों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण जातिगत व्यवहार भी था। इंग्लैंड की प्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका पंच अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव के रूप में प्रदर्शित करती थी, जो आधा गोरिल्ला और आधा हप्सी के रूप में प्रदर्शित किया जाता था भारतीयों को, और जो वरिष्ठ पाशविक शक्ति द्वारा ही नियंत्रण में रह सकता है। पाशविक शक्ति, शक्ति के बल पर ही इनको नियंत्रित किया जा सकता है, यह कहा जाता था। एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने भारतीयों के प्रति इस प्रकार घृणापूर्ण व्यवहार प्रारंभ किया था। अंग्रेजों के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों को शक्ति के बल पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। वह अपने को उत्कृष्ट, अंग्रेजों को उत्कृष्ट मानते थे और भारतीयों को निकृष्ट जाति का समझने लगी थी। अंग्रेजों का व्यवहार स्वामी जाति के रूप में स्थापित था। अंग्रेज श्वेत नस्ल के थे, श्वेत नस्ल के अहंकार से भरे हुए थे। प्रत्येक स्थल पर भारतीयों के साथ नस्लगत भेदभाव स्पष्ट होने लगा था। इल्बर्ट बिल विवाद के समय भी इसकी चरम अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इस बिल के विरोध में यूरोप में जो आंदोलन हुआ, उसने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1878 में मद्रास में मुत्थुस्वामी अय्यर को जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, अंग्रेजों ने इस नियुक्ति का असंयत भाषा में विरोध किया था। गाली गलौज के स्तर तक उतर आए थे। भारतीयों की आंख खोल देने के लिए यह विरोध पर्याप्त था। गैरेट ने लिखा, भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ोतरी में उपयुक्त कटुता की भावना एक बड़ा कारण थी। तो ये नस्लगत भेदभाव, रंग नीति, रंग भेद की नीति जो कहा जाता है, वो ये कर रहे थे। शिक्षित भारतीयों का असंतोष। 1858 में यद्यपि महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा समस्त सरकारी पद समानतापूर्वक भारतीयों को भी प्रदान किए जाएंगे, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ। 1877 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जबकि सामान्यतः शासकीय नीति यह होती है कि जनता को सुविधा देने के लिए उम्र की सीमा बढ़ाना चाहिए। 21 वर्ष था, उसको 23 या 25 वर्ष किया जाना था कि भारतीय दूर रहते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन अब उल्टा किया गया, 19 वर्ष कर दिया गया ताकि भारतीय इस परीक्षा में सफल ना हो सकें। एक तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, तो वहाँ जाना वैसे भी संभव था, इससे असंभव था। इसलिए शिक्षित भारतीयों में असंतोष फैला। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थीं, वहाँ तक पहले तो पहुँचना ही भारतीयों के लिए मुश्किल था। गरीब तबके के लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। यदि भारतीय इस परीक्षा में सम्मिलित हो गए तो उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था। यदि वे चयनित हो ही गए तो भी उन्हें नौकरी से निकालने के या उनको अयोग्य घोषित करने के बहाने सरकार ढूंढा करती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ हुआ। सरकारी नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें घोड़ी की सवारी नहीं आती है करके। इसके लिए महारानी की काउंसिल तक अपील की गई, उन्हें नौकरी मिली, लेकिन बाद में फिर से उनको सरकार ने किसी न किसी बहाने और आड़ लेके उसके आधार पर नौकरी से बाहर किया। और यही व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया था। सत्येंद्रनाथ ठाकुर, रमेश चंद्र दत्त, सर के.जी. गुप्ता आदि के द्वारा भी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। सरकार भारतीयों की इन सफलताओं से बहुत चिंतित हो गई थी और इस कारण आईसीएस के लिए उम्र की सीमा घटा दी गई थी ताकि भारतीय उसमें सफल न हो सकें या उनका प्रतिशत कम हो सके। शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया। उनके द्वारा पूरे देश का दौरा करके जन जागरण अभियान चलाया गया और इससे राष्ट्रीयता, जो उदित राष्ट्रीयता थी, उसके तीव्र विकास का मौका मिला। शिक्षित भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति जबरदस्त असंतोष हमको देखने को मिलता है। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लिटन 1876 से 1880 के द्वारा प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण किया गया, जिसके कारण भारतीयों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया।
पहला काम इन्होंने किया कि आईसीएस परीक्षा की भर्ती हेतु आयु की सीमा, जिसकी हमने चर्चा की, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष से काल में किया गया, जिससे शिक्षित भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा था, जिस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने हेतु दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन किया गया। पैसे पानी की तरह बहाए गए। अत्यधिक व्यय के कारण स्थिति और भी दयनीय हो गई। इसी को लेकर एक भारतीय समाचार पत्र ने इस अवसर पर लिखा था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। स्पष्ट हो जाता है कि जब भारत की स्थिति दुर्भिक्ष से पीड़ित जनता थी यहाँ, उसकी मदद करने के लिए इनके पास कोई राशि नहीं थी, किंतु महारानी को महान बताने के लिए इनके पास राष्ट्र दरबार आयोजित करना, उसके लिए पैसे का व्यय करना, इसके लिए इनके पास धनराशि थी। उसके द्वारा ब्रिटिश कपड़ा निर्माताओं को प्रसन्न करने के लिए भारत में आयात करों को हटा दिया गया, ताकि ब्रिटिश निर्यातक कपड़ा निर्माता जो थे ब्रिटेन के, उनको लाभ प्राप्त हो सके, उनके रिश्तेदारों को लाभ मिले, उनके साथियों को लाभ मिले और वो प्रसन्न होकर इनकी तारीफ करें। ये इन्होंने किया। द्वितीय अफगान युद्ध में सेना और धन का अत्यधिक अपव्यय किया गया, रूस का भय दिखाया गया और लगातार वहाँ पर सेना में वृद्धि की गई, अपव्यय किया गया। लिटन के द्वारा 1878 में आर्म्स एक्ट पारित कर भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की मनाही कर दी गई। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों तक हथियार न पहुँचे, ताकि वो कोई क्रांति न कर सकें, सशस्त्र क्रांति न कर सकें, विद्रोह न कर सकें, या अंग्रेज़ों से आक्रोश था तो अंग्रेज़ों को मार भी सकते थे हथियारों से। इन सबको ध्यान में रखकर ये आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। इसी समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करने का कार्य भी किया गया। बहुत सारी शर्तें इसमें लगाई गई थी। उसके द्वारा भारत में अकाल और भुखमरी की स्थिति के उपरांत भी 80 लाख पाउंड का अनाज इंग्लैंड भेज दिया गया। लिटन की इस प्रकार की नीतियों से भारतीयों में अत्यधिक रोष फैला। उनके कार्यों ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अत्यधिक प्रोत्साहित किया था। इसी समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। भारतीय न्याय व्यवस्था में अब तक यह नियम था कि भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामलों या मुकदमों में यूरोपीय अथवा अंग्रेज़ों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे या निर्णय नहीं दे सकते थे। ये अधिकार भारतीय न्यायाधीश को नहीं था। यद्यपि वो न्यायाधीश थे, लेकिन वो अंग्रेज व्यक्तियों के या किसी भी यूरोपीय व्यक्ति के प्रकरण को, न्याय के प्रकरण को नहीं सुन सकते थे, उसमें कोई निर्णय नहीं दे सकते थे। उसके लिए कोई अंग्रेज न्यायाधीश का होना जरूरी था। रिपन के द्वारा इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया कि न्यायाधीश तो न्यायाधीश होता है, चाहे वह भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो। कार्यकारिणी के सदस्य इल्बर्ट को उन्होंने प्रेरित किया, रिपन ने, और एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इससे भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजों और यूरोपियन लोगों के फौजदारी मुकदमों में न्याय करने अथवा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार न्याय के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त किया गया। पर यूरोपियन एवं अंग्रेजों ने इस बिल को लेकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। एंग्लो इंडियन प्रेस ने इस बिल के विरुद्ध विश्वमन करना शुरू कर दिया। श्वेत स्त्रियां खतरे में, इस तरह के हेडिंग दिए जाने लगे समाचार पत्रों में, नारा दिया गया। लंदन टाइम्स ने भी इस बिल की आलोचना की। सरकार इस विरोध के समक्ष झुक गई और बिल के मूल रूप में पारित होने की अपेक्षा अंग्रेजों के पक्ष में संशोधन कर दिया गया। 1884 में जो नवीन कानून पारित हुआ, उसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों अथवा यूरोपियन लोगों के मुकदमे तो सुन सकते थे, निर्णय भी कर सकते थे, परंतु इस हेतु उनको एक ऐसी ज्यूरी समिति से परामर्श लेना आवश्यक कर दिया गया जिसके सदस्यों की संख्या 12 होनी थी। उसमें जो 12 सदस्य होंगे ज्यूरी के, उसमें कम से कम न्यूनतम 7 सदस्य गोरे लोग होंगे, यूरोपीय लोग होंगे। कुल मिला के यह
कि भारतीयों पर विश्वास नहीं किया गया। इस तरह इल्बर्ट बिल की मूल जो भावना थी, उस भावना को ही समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय एवं अंग्रेजों के व्यवहार ने भारतीयों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी स्थिति में भारतीयों को यह अधिकार नहीं दे सकते। इस बिल ने पारित न होकर वह कार्य कर दिया जो यह पारित होकर भी नहीं कर सकता था। भारतीयों में इस प्रकरण का गहरा प्रभाव पड़ा। अब भारतीयों को यह अनुभव हो गया कि ब्रिटिश सरकार श्वेत जाति के विशेष अधिकारों तथा हितों की अनिवार्य रूप से रक्षा करेगी, तथा भारतीयों को यह भी स्पष्ट हो गया कि इसके विरोध के लिए संगठित होकर आंदोलन करने की अनिवार्य आवश्यकता होगी। हेनरी कॉटन ने लिखा कि इस बिल के विरोध में किए गए यूरोपियों के आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की, उतनी तो बिल पारित होकर भी प्रदान नहीं कर सकता था। तो इस तरह से इल्बर्ट बिल विवाद ने भी जनजागृति, विशेषकर शिक्षित भारतीयों में जबरदस्त आक्रोश फैला था। इससे राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व विभिन्न राजनीतिक संगठनों के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में जागृति और राष्ट्रवाद के विकास का कार्य किया गया। इन राजनीतिक संगठनों में भारतीय समाज आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित था, 1872 में ये स्थापित किया गया था। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो 1883 में स्थापित हुआ था, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित था। महाजन सभा 1884 में जीएस अय्यर के द्वारा स्थापित था। इसके पूर्व भी लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों का संघ था, बहुत पहले स्थापित हो चुका था, यद्यपि सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं था किंतु फिर भी जुड़ा हुआ था। 1838 में स्थापित हुआ था, जो जमींदारों का संघ था। इन राजनीतिक संगठनों के द्वारा राजनीतिक जागृति एवं राष्ट्रवाद के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई, वातावरण तैयार किया गया था। तो इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजनीतिक जागृति और राष्ट्रीयता के विकास में इनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। और उसके पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने राष्ट्रीयता या जन जागृति का नेतृत्व भारत में प्रारंभ किया था। विशेषकर राजनीतिक रूप से जागृति, इसका विशेष योगदान रहा था। विदेश अथवा विदेशियों से संपर्क। भारत से शिक्षा हेतु विदेशों में जाने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में भारतीयों का संपर्क हो रहा था। इन देशों के निवासियों से हुआ, उनके विचारों से भारतीय परिचित हुए। स्वाधीनता, समानता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता आदि के विचार, उनकी प्रणालियों तथा आधुनिक विचारों से उनका परिचय हुआ। शिक्षा ग्रहण कर जब ये विद्यार्थी भारत वापस लौटे तो राष्ट्रीयता के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया। शासकीय सेवा एवं भाषाई एकता। अंग्रेज शिक्षा प्राप्त कर भारतीयों ने बड़ी संख्या में छोटे पदों पर शासकीय नौकरियां प्राप्त की। जो इन लोगों ने नौकरी प्राप्त की थी, इसमें हिंदी भाषी थे, मराठी भाषी थे, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भारत के सभी भाषाओं से संबंधित लोग थे। अंग्रेजी भाषा इन सभी को आती थी। परस्पर इन सभी भाषा भाषियों का संपर्क अंग्रेजी के कारण हुआ तथा इनमें परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, एकता स्थापित हुई। इससे राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहले भी भारत में लोग निवास करते थे, इनकी भाषा अलग अलग होती थी, कोई एक संपर्क भाषा नहीं थी कि एक कन्नड़ है और एक हिंदी बोलने वाला है या एक पंजाबी है, वो आपस में चर्चा नहीं कर सकते थे। किंतु अब अंग्रेजी दोनों जानने लगे, इसलिए अंग्रेजी के माध्यम से इनमें एकता स्थापित हुई। अंग्रेजी ने संपर्क भाषा का काम किया। जन कल्याण के सामाजिक कार्यों का अभाव। अंग्रेजों के द्वारा भारत में सामाजिक कल्याण के कार्यों यथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, स्वच्छता के लिए प्रयास करना, जल प्रदाय योजनाओं का विकास, सिंचाई योजनाओं का विकास, विद्युत व्यवस्था का विकास, अनाथालयों की व्यवस्था आदि जो जनता के हित के कार्य होते हैं, इनकी घोर उपेक्षा की गई। इसके विरोध के कारण जन जागृति, ये भावना थी कि शासन को करना चाहिए, इसके कारण भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। सामाजिक चेतना का विकास।
पुनः जागरण आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों में सामाजिक चेतना का विकास हुआ। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बहुविवाह, बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं तथा सामाजिक बाह्य आडंबरों के निराकरण के लिए चेतना उत्पन्न हुई। किंतु 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हो चुका था। अंग्रेजों के द्वारा इस ओर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा था, समाज सुधार की ओर, जबकि अब स्वयं भारतीय जनता इस हेतु जागृत हो चुकी थी। अब वातावरण था, अब सुधार किया जाना चाहिए था। जागृत भारतीयों ने इस बात को समझा कि अंग्रेज सामान्य भारतीय लोगों को अब नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए समाज सुधार की ओर से उन्होंने ध्यान हटा लिया है। इस कारण भारतीयों में इसकी जागृति शुरू हुई और इसने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। कृषकों, श्रमिकों एवं शिल्पियों का शोषण। कृषकों से ज़्यादा लगान की वसूली की जाती थी। उन पर करों का बोझ अधिक था। अंग्रेजी सरकार ने भी कृषकों और जमींदारों तथा महाजनों से होने वाले विवाद में कृषकों का कभी भी पक्ष नहीं लिया। कानून, पुलिस और व्यवस्था कृषकों का दमन करती थी। उपज की तुलना में भूमि कर अधिक होता था। नई व्यवस्था में कर की दर और भी बढ़ती गई। भूमि कर की अदायगी और साहूकार के ऋण के तले कृषक दबे हुए थे। कृषक सूदखोर महाजनों के चंगुल में जकड़ा हुआ था। इस कारण कृषकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, दयनीय थी। उन पर ऋण का भार लगातार बढ़ता जा रहा था। विदेशी वस्तुओं से भारतीय कारीगरों और शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं प्रतियोगिता नहीं कर पाई और उनका व्यवसाय चौपट होने लगा। बागानों और कारखानों में विदेशी पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण करना प्रारंभ किया। सरकार के द्वारा कृषकों, कारीगरों पर मजदूरों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। उनके विकास अथवा कौशल प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सामान्यतः यह अशिक्षित ही रहे। उनके साथ इस तरह के व्यवहार से आक्रोश उत्पन्न हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इस वर्ग के लोग भी प्रेरित हुए और राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी वह प्रोत्साहित हुई। उद्योग एवं व्यवसायियों का विनाश। उद्योग और व्यवसायों का विनाश। भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। भारत का अधिकांश कच्चा माल इंग्लैंड जाता था। वहां से माल तैयार होने के बाद भारत के बाजार में आयातित होकर बिकता था, जो अधिक कीमतों पर बिका करता था। कच्चा माल कम कीमतों पर अंग्रेज भारत से प्राप्त करते थे और ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटेन के व्यापारी और शिल्प उत्पादकों के हित में भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को ये लोग नष्ट करते गए थे। भारत से कच्चा माल सस्ते कीमतों पर प्राप्त करना और तैयार माल करके इंग्लैंड से लाकर यहाँ अधिक कीमतों पर बेचना, यह उनकी नीति थी। इस तरह अंग्रेजों का लक्ष्य भारत से कच्चा माल प्राप्त कर इंग्लैंड में माल तैयार कर भारतीय बाजारों में बेचने का था और इससे अत्यधिक लाभ अंग्रेजों ने प्राप्त किया। ब्रिटेन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई, जिसके कारण ब्रिटेन निर्मित या ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं से भारतीय बाजार लद गए तथा अत्यधिक धन इंग्लैंड की ओर प्रवाहित होने लगा। इस कारण इस वर्ग में अंग्रेजों के प्रति स्वाभाविक रूप से आक्रोश उत्पन्न हुआ। इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक भारत का अधिकांश व्यापार अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रित किया जा चुका था। इंग्लैंड की वॉलकट रेलीज जैसी बहुउद्देशीय कंपनियां कपास का काम भी करती थीं। कपड़ा संबंधी कार्य भी इनका था। शक्कर, लोहा, इस्पात, दवाइयाँ आदि का बड़े स्तर पर व्यापार और विनिमय करती थीं। भारत के चाय बागान के अधिकांश मालिक अंग्रेज थे। बिहार में नील की खेती अंग्रेजों के अधिकार में थी। रेलों और पुलों तथा सड़कों के निर्माण के समस्त ठेके अंग्रेज कंपनियों के पास थे। इससे भारतीय व्यापार और उद्योग चौपट हो गए। उद्योग, व्यापार और परिवहन संबंधी अंग्रेज सरकार की नीतियां केवल अंग्रेजों के हितों की दृष्टि से बनाई गई थीं। इससे भारतीय पूंजीपतियों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा तथा उन्हें अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ी, जिसमें स्वाभाविक रूप से भारतीय पूंजीपति परास्त हुए, जिसके कारण अंग्रेजों के प्रति उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ तथा इससे राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाएं उत्पन्न की। घोर दरिद्रता एवं बेरोजगारी। उपनिवेशवादी व्यवस्था, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का विनाश,
इन सब के कारण दरिद्रता एवं बेरोजगारी की स्थितियां उत्पन्न हुईं। 19वीं सदी के अंतिम काल में भारत में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको दोनों समय का भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। दुर्भिक्ष या अधिक वर्षा से बाढ़ का प्रकोप होता था, तब लाखों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। दरिद्रता, अस्वस्थता, कम औसत आयु, शिशुओं की मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो चुकी थी। 1854 से 1901 के बीच अनेक दुर्भिक्ष या अकाल पड़े। इसमें 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। भारतीय शिक्षित वर्ग भी बेरोजगारी से पीड़ित था, क्योंकि उन्हें भी योग्यता अनुसार पद और अच्छा वेतन प्राप्त नहीं हो रहा था। अंग्रेज भारत को अपना उपनिवेश मानते थे और अपने लाभ के लिए वह यहाँ पर कार्यरत थे। इन सब तथ्यों से भारतीयों को यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों से मुक्ति के बाद ही यहाँ का विकास संभव होगा। इस कारण राष्ट्रीयता की भावना और अंग्रेजों का विरोध स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो गया था। अंतिम कारण व्ययपूर्ण शासन प्रणाली एवं खर्चीले युद्ध। अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित नौकरशाही में अत्यधिक व्यय होता था। इंग्लैंड से लेकर भारत तक विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की एक श्रृंखला थी, जिनके वेतन पर ही अत्यधिक व्यय हो जाता था। उनके साथ ब्रिटिश सैनिक भारत में निवास करते थे, उनके लिए भी वेतन और भत्ते दिए जाते थे। इंग्लैंड से यहाँ तक आने जाने में भी उस सेना के अत्यधिक व्यय होता था। भारत स्थित अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपने हित के लिए अनेक क्षेत्रों एवं विदेशों में युद्ध संचालित किए गए। इस हेतु भारत से बड़ी मात्रा में धनराशि प्रदान की जाती थी। भारतीय सैनिक भी विदेशों में भेजे जाते थे, जिसमें अत्यधिक व्यय होता था। इसका व्यय भार सीधे भारतीय जनता के ऊपर पड़ता था। इस कारण से भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इससे मुक्ति की भावना भारतीयों में आई और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया। तो ये कारण थे। 25 प्रमुख कारणों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। निष्कर्ष देख लेते हैं या मूल्यांकन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान थीं। भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक था। भारत में आधुनिक काल के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने इस राष्ट्रीय एकता के बीज को अंकुरित होने का अवसर प्रदान किया। देशभक्ति तथा स्वाभिमान का बीज इन्हीं आंदोलनों ने सर्वप्रथम बोया था। आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने उसमें सहयोग अवश्य किया था, या अंग्रेजों का भी कुछ योगदान अवश्य था। अंग्रेज लेखकों का यह मत कि अंग्रेजी शासन ने भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया तथा भारत में राष्ट्रवाद का जन्म अंग्रेजों की देन है, यह कतई सत्य नहीं है। अंग्रेज भारत में भारतीयों को सभ्य बनाने और राष्ट्रीयता का विकास करने के लिए नहीं आए थे, अपितु अपने लाभ के लिए यहाँ पर आए थे। किंतु यह कहना भी पूर्णतया सत्य नहीं होगा कि अंग्रेजों का राष्ट्रीय चेतना की जागृति में कोई योगदान नहीं था। यद्यपि सचेतन रूप से अंग्रेज भारत में राष्ट्रीयता की जागृति हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहे थे, तथापि उनके द्वारा किए गए कार्यों या उनके द्वारा स्थापित व्यवस्था के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीयता को गति प्राप्त हुई। जैसा कि लाला लाजपत राय ने लिखा है, इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना की नींव पड़ी। भारत में अंग्रेजी शासन के ढंग, उनकी शिक्षा पद्धति, उनके समाचार पत्र, कानून, न्यायालय, जहाज आदि का इसमें वैसा ही योगदान रहा जैसा कि देश प्रेम, अपने धर्म और राष्ट्र प्रेम आदि का, जिनकी प्रगति 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों की बुरी तरह से हार में अस्थायी रूप से रुक गई थी। लाला लाजपत राय ने भी स्वीकार किया कि इनका योगदान अवश्य था। जैसा कि हिरेंद्रनाथ मुखर्जी भी यह मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पाला हुआ शिशु नहीं था। यह पूर्णतः सत्य है, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं कि उन्हीं का पाला हुआ शिशु है, जबकि वास्तव में यह बात सत्य नहीं है। संपूर्ण देश में धर्म, दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान की परंपराएं
समान रही है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और मुसलमानों के तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था, पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था एक सी है, एक जैसी है। भारतीय दार्शनिकों और चिंतकों ने कभी भी क्षेत्रीयता या भाषाई सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध द्वारा स्थापित मत पूरे भारत में फैला। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने केरल से चलकर पूरे भारत में अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अद्वैतवाद का प्रचार पूरे भारत में किया। बंगाल में लिखा गया वंदे मातरम पूरे भारत में गूंजा, राष्ट्रगीत रूप में उसे मान्यता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रीयता का बीजारोपण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजनीतिक एकता और आधुनिकीकरण के प्रयासों ने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता के विकास में अपना योगदान दिया। 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय एकता के लिए मील के पत्थर का काम किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ राजनीतिक एकता और जागरण के कार्य को मूर्त रूप प्राप्त हो गया था। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हमें बता सकते हैं या कह सकते हैं कि मूल रूप से जो भारतीय सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता थी, इसके तत्व, राष्ट्रीयता के तत्व भारत में विद्यमान थे। जिस समय आधुनिक काल में पुनः जागरण आंदोलन चला, इसने उसको गति प्रदान की। इसमें सहयोग इनका अवश्य रहा था कि इन्होंने जो कार्य किया था अंग्रेजों ने, यद्यपि ये सचेतन उनका प्रयास नहीं था, सीधा उनका कोई संबंध भारतीय राष्ट्रीयता के विकास से नहीं था, किंतु अपने हित के लिए अंग्रेज जो काम कर रहे थे उससे अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के न चाहते हुए भी भारत में राष्ट्रीयता का विकास अवश्य हुआ था।